मिस स्वाति मालीवाल जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, एक डेवलप नेशन की पहचान सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं बल्कि उसकी साफ सड़कें और नागरिकों के व्यवहार से भी होती है। आज ज्यादातर शहरों की हालत देख लीजिए। सड़क पर कूड़ा, फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं, पब्लिक टॉयलेट्स नॉन फंक्शनल। कोई शक नहीं है कि फैले हुए कूड़े और गंदगी के लिए सीधे सीधे राज्य सरकारें और नगर निगम जिम्मेदार है। लेकिन क्या देश को साफ रखना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? क्या हम नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम सब अपना घर कितना साफ रखते हैं, पर घर से बाहर निकलने पे वही सड़क कुछ लोगों को अपनी ही नहीं लगती। कई लोगों को मैंने देखा है, पार्क में चिप्स खाए, पैकेट वहीं छोड़ दिया, पानी की बोतल खत्म, सड़क पर फेंक दो, नई सफेद पेंट हुई दीवार दिखी, गुटखा थूक दिया, ट्रेन में खाना खाया, कचरा सीट के नीचे, लाइन लगी है तोड़ दो। सर, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर खड़े हो जाइए, यहाँ धक्का अपने आप आपको ट्रेन के अंदर पहुंचा देता है और बाहर भी निकाल देता है। सर, पहाड़ों से वीडियोस आती है, कुछ लोगों को बर्फ दिखी नहीं कि गाड़ी रोकी, बोतल खोली, तेज गाने चला के, कपड़े उतार के डांस कर रहे हैं। सर, रिच और एजुकेटेड होना भी सिविक सेंस की गारंटी नहीं है। कई बार महंगी गाड़ियों के शीशे नीचे होते हैं और कूड़ा सीधा सड़क पर। सर, हम विदेश जाके कहते हैं वाओ इट्स सो क्लीन, पर क्या वहां अलग लोग रहते हैं? नहीं, बस माइंडसेट अलग है। सर, जापान में बच्चे अपना क्लासरूम खुद साफ करते हैं, चाहे कूड़ा हाथ में लेकर पूरा दिन घूमना पड़ जाए, लेकिन उसको सड़क पर नहीं फेंकते, क्योंकि वो पब्लिक स्पेस को सरकारी नहीं अपना घर मानते हैं। सर, हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को देखिए, नो रेड लाइट जंपिंग, नो हॉन्किंग, नो केओस। सर, फेस्टिवल्स में जीरो प्लास्टिक, सफाई वैल्यूज से आती है और इसके लिए मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल से सलाम करना चाहती हूँ। सर, हम ये भी देखते हैं कि कई बार नेताओं के जन्मदिन पर पूरा शहर पोस्टरों से भर दिया जाता है, दीवारें और फ्लाईओवर भी कई बार खराब कर दिए जाते हैं। सर, जब कानून बनाने वाले ही नियम तोड़े तो आम नागरिक क्या सीखेगा? सर, सिविक सेंस डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर टूरिज्म एज वेल। हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, नेचुरल ब्यूटी, ऐतिहासिक इमारतें, वर्ल्ड फेमस खाना, सर इसके बावजूद हमारे देश में पेरिस और वियतनाम से भी कम फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं। सर, गंदगी, मिसमैनेजमेंट की वायरल वीडियोस हमारी ग्लोबल इमेज खराब करती है। हमारे देश के ज्यादातर लोग अच्छे हैं, पर कुछ लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। आई डिमांड सिविक सेंस स्कूल्स और कॉलेज में करिकुलम और डेली प्रैक्टिस का हिस्सा बने। 2 रूल्स तोड़ने पे फाइन्स हो, ईमानदारी से लागू किए जाए। 3 म्यूनिसिपैलिटीज का बजट और अकाउंटेबिलिटी बढ़े। सर, देश को साफ रखना देशभक्ति है। जय हिंद। श्रीमान प्रकाश पारिक जी। पारिक जी। धन्यवाद सर। पश्चिम बंगाल के डुवर्स क्षेत्र, जिसमें जलपाईगुड़ी एवं अलीपुरद्वार जिला शामिल है, हर वर्ष भूटान से निकलने वाली नदियां रायडाक, तोरसा, सनकोस, बासरा, बनिया, पगली, रेती के उफान के कारण भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ता है। प्रतिवर्ष आने वाली यह बाढ़ जान माल की भारी क्षति करती है और कृषि पर निर्भर बड़ी आबादी को गंभीर प्रभावित करती है। पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार इंडो भूटान नदी आयोग का गठन की मांग किया गया है, जिसमें राज्य की प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, ताकि उत्तर बंगाल में आने वाली बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने इंडो भूटान नदी आयोग की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पास किया, किंतु जल शक्ति मंत्रालय एवं केंद्र सरकार यह कहते हुए अपनी असंवेदनशीलता दिखाई कि इंडो भूटान नदी आयोग का गठन कोई प्रस्तावित वर्तमान विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में भारत भूटान के बीच संयुक्त विशेषज्ञ समूह, संयुक्त तकनीकी दल, संयुक्त विशेषज्ञ दल जैसी तंत्र कार्यरत है। यद्यपि यह संस्थाएं पूर्णवान एवं जल प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परंतु बार बार आने वाली बाढ़ से उत्पन्न व्यापक समस्याओं का समाधान करने में पर्याप्त नहीं है। स्थानीय लोगों की आवश्यकता एवं चिंताओं को प्रभावित एवं प्रतिनिधित्व केवल औपचारिक नदी आयोग के माध्यम से नहीं, जिसमें राज्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। अंततः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल सरकार से आया हुआ जो प्रस्ताव जो इंडो भूटान ज्वाइंट रिवर कमिश्नर का है, क्योंकि
चेयरमैन सर, मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, अलीपुर द्वार। हम लोग नहीं भूल सकते 2025 5 सितंबर जो बाढ़ के कारण अलीपुर द्वार एवं जलपाईगुड़ी क्षेत्र में 40 लोग का मृत्यु हुआ एवं यह प्रस्ताव बहुत ही जरूरी है। इंडो भूटान जॉइंट रिवर कमीशन का जो प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा आया है, यह प्रस्ताव को पारित किया जाए एवं हम लोगों को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि कोई भी प्रकार का इरिगेशन अमेंडमेंट का पैसा राज्य सरकार को नहीं मिलता है। 2 लाख करोड़ रुपया पैसा राज्य सरकार का अटकाया हुआ, ये पैसा को जल्द से जल्द पारित कीजिए। एवं पश्चिम बंगाल का जो प्रस्ताव है, जो गरीब कृषक एवं चाय बागान से के आए हुए जो श्रमिक है, उनको बचाइए, ये प्रस्ताव को पारित कीजिए। धन्यवाद। श्रीमती संगीता यादव जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे 0 आवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। माननीय महोदय, आज हमारा देश गंभीर जल संकट की ओर बढ़ रहा है। जल स्तर लगातार गिर रहा है और अनेक क्षेत्रों में पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। पहले हमारे गांव में 2 या 3 बल्कि कई छोटे बड़े तालाब हुआ करते थे, जिनसे पेयजल, पशुपालन, खेती, मछली पालन, स्थानीय रोजगार को भी सहारा मिलता था। यही तालाब वर्षा के जल को रोककर धरती के भीतर पानी पहुंचाने का सबसे सशक्त और प्राकृतिक माध्यम थे। दुर्भाग्यवश आज अधिकांश तालाबों पर लगातार अतिक्रमण होता जा रहा है। कई अवैध निर्माण हो गए हैं तो कहीं तालाबों की भूमि निजी उपयोग में ले ली गई है। स्थिति की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा देश में कुल 24,24,500 के करीब जल निकाय दर्ज किए गए हैं, जिनमें से लगभग 97% जल निकाय ग्रामीण भारत में है। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि देश के जल संरक्षण की असली ऋण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के तालाब है, लेकिन दुर्भाग्यवश से वही तालाब आज सबसे अधिक अतिक्रमण और उपेक्षा का शिकार बनते जा रहे हैं। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि अभी जो विकसित भारत जी राम जी का विधेयक आया है, उसके साथ उसके माध्यम के द्वारा हम तालाबों की पुनः खुदाई, गहरीकरण, तटबंदी और जल ग्रहण क्षेत्र के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाएं। ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदाय को इस कार्य में सहयोगी बनाया जाए, ताकि तालाब केवल सरकारी संपत्ति न रहकर जनता की सामूहिक जिम्मेदारी बनेगी। इससे पर्यावरण को भी संरक्षण मिलेगा और हमारे अपने पारंपरिक जल स्रोतों को भी बचाया जा सकेगा और आगे वाली जो पीढ़ियां हमारी, वो अधिक जल के संदर्भ। Before that, I want to hear that my aerial rulings you should follow. Though we are not in a position to talk about what has been discussed or debated in the other house. Okay. Here only whatever happened, and just I want to bring only to your notice, not even government. Sir, मैं आपका ध्यान 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दिए गए अपने भाषण पर दिलाना चाहता हूं। मैंने अपनी तरफ से आरंभ में ही इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाने का एक बेहतरीन अवसर था, पर वे बातें अभिभाषण में परिलक्षित नहीं होती। इसी भाव के साथ मैंने सामाजिक न्याय से लेकर संसदीय तंत्र पर तथ्यों पर मैं अपने बातें रखी थी, लेकिन राज्यसभा की वेबसाइट पर अपलोड किए गए भाषण को शब्दशः पाठ की समीक्षा करने पर मैंने पाया कि मेरे भाषण का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी उचित औचित्य के या तो एक्सपेंशन दिया है या बिना किसी उचित जस्टिफिकेशन से हटाया गया है। मैंने जो समीक्षा की है उसमें पाया है कि मेरे भाषण के अनरिकॉर्डेड पोर्शंस वे हैं जिसमें मैंने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में संसदीय कामकाज पर तथ्यों के साथ टिप्पणियां की है और प्रधानमंत्री जी की चंद नीतियों की आलोचना की है, जो कि नेता प्रतिपक्ष होने के कारण
मेरा यह दायित्व भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि वे नीतियां भारतीय जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। मेरा संसदीय जीवन 5 दशक से अधिक का है। लंबे समय तक विधायक और सांसद के रूप में मैंने काम किया है और हमेशा मैंने सदन की गरिमा, नियम, परंपराओं और पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य की जानकारी के साथ हमेशा भाषा की मर्यादा के प्रति सजग और सचेत रहा हूं। कहा किन बातों को निकाला जा सकता है, इसमें पूरी तरह मैं वाकिफ हूं और कुछ जानता हूं। सभापति जी, आप जानते हैं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल काउंसिल ऑफ स्टेट्स नियम 261 केवल विशिष्ट और सीमित परिस्थितियों में ही लागू होता है। इसीलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि मेरी जो टिप्पणियां हटाई गई है उनमें कुछ भी असंसदीय या डिफेमेटरी वर्ड्स नहीं है और न ही इसमें नियम 261 का कहीं उल्लंघन भी मैंने नहीं किया है। Okay, I will look into it. I will look into it. one minute sir, I will complete. मेरी कही गई बातें स्पष्ट रूप से चर्चा के अधीन विषय से संबंधित थी। वे पूरी तरह से धन्यवाद प्रस्ताव के दायरे में आते थे और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे भाषण का इतना बड़ा हिस्सा काटना, हटाना ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 105(1) के तहत सांसदों को मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्र के अधिकार को लेकर भी चिंता प्रकट करता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हटाए गए अंशों पर पुनर्विचार करते हुए बहाल किया जाए। आपसे मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं I already told you I am looking one into it. minute. Please be let आप it go मुझे to न्याय the नहीं मिला question तो of- मैं आप जनता के बीच अनरिकॉर्डेड वर्षन को साझा करने को बाध्य होगा। उस वक्त मुझे आप ये नहीं कहना आपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर का उल्लंघन किया। No, that cannot be done. That cannot be done. How you are an elderly member? How you can say that? Why? When it is expended, it is That's why- expended. whatever- Whatever is expended, Sir, it is expended. one fourth my speech let is me look expended. into back. Whatever I said, the Modi's policies are not good. No. For Kisan, Nothing will go on whatever record. I Nothing will said- go on record. Yes. I am telling you now. It is Nothing my will, right, sir. I already assured you. I am Always going you to- should not protect I Modi am, ji. no. Modi ji is one of allow the you to member speak, and to he is the express first yourself. man And in this house. No, It is I am my telling right. you, I am looking into it. It is Then my how right you can say to expulsion criticize can his be, policy. It is expulsion my outside. right No, to that is not criticize correct. That is not government. correct. Whatever government speaks If I'm- like, sir, you should restore No. immediately. No. That is not correct. I am not agreeing to your point. This is not correct. This is not democratic. You are instructing the chair. That is not correct. Sir, I just want to respond through Yes, you. please. I want to respond to the honorable leader of the opposition who stood up to question your decision making. The leader of the opposition has stood up to question your decision making. I want to quote from the rules 261, sir. Proceedings of the council. If the chairman is of the opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified. Hold on. When you read the rules, we have to listen. Listen to the rules It is that I am right reading to out. speak, na? I have allowed here. So, sir, I am repeating. Yes, it's a rule that I am quoting. Minister or a member. If the chairman is of the opinion, I am repeating, that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified
he may in his discretion, the chairman, in his discretion, order that such word or words be expunged from the proceedings of the council. What the leader of the opposition is trying to suggest here is on his own judgment, he thinks he's done nothing undignified. Whereas you've taken a call, the call as a chairman, and to re-question that and to suggest that it is to protect the Honorable Prime Minister, I think is not appropriate for the position of the leader of the opposition. I think the respect should be given to the chair. Question number 151, Dr. Vikramjit Singh Sagani. Nothing will go on record except the question hour. Dr. Vikramjit Singh Sagani. Yes. No. Nothing will go on record. Please, you take your seat. I want to continue with the question hour. Please. I have given you sufficient time. No, you cannot question the chair. You cannot question the chair, sir. Please. Are you going to? Yes, sir. Yes. Sir. Honorable Minister. सर, माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। सवाल Now the first supplementary, Dr. Vikramjit Singh Sagani ji. सर, मैं फर्स्ट सप्लीमेंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पंजाब के किसानों की परफॉर्मेंस देखकर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 4713 करोड़ से 9050 करोड़ कर दिया है। ये एआईएफ किसानों को, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिलता है, और किस लिए मिलता है? कोल्ड स्टोरेज, हार्वेस्ट, ऑटोमेशन, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग। मेरा प्रश्न मंत्री जी से ये है कि एफपीओ को मिलता है, लेकिन पंजाब में 2-3 एफपीओ ही एक्टिव हैं, और आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों, दे आर द हाईएस्ट debt burden per household in Punjab and Haryana is over 2 lakh rupees per household, one of the highest in country. तो ये 2 करोड़ की जो लिमिट है, इसमें देखिए ना कोल्ड चेन लग सकता है, ना कोल्ड स्टोर, ना साइलोज तो लग ही नहीं सकते। तो इसका क्या प्रावधान कर सकते हैं कि इसको 5 करोड़ किया जाए लिमिट? माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के विद्वान सदस्य डॉक्टर साहब को, विक्रमजीत सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया है। माननीय सभापति महोदय,